चलिए आज हम लोग तैयारी कब की 2024 के लिए कर रहे हैं अभी फिलहाल। ओके, तो 2023 में जो क्वेश्चन, देखिए तैयारी ऐसे थोड़ी नहीं कि उठ गए सारा किताब पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे तैयारी नहीं होती है। क्या पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग टू पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको ये हम बताने वाले हैं सबसे पहली चीज कि 2023 में जो अपना एग्जाम हुआ था, ठीक है, ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव कितने पूछे गए पीवाईक्यू से, शॉर्ट्स कितने पूछे गए, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय कितने पूछे गए, वो हमने आपको बताया है। ठीक है, इसमें आपको हम दिखाएंगे, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं कि कितने क्वेश्चंस पीवाईक्यू से थे। इसके अंदर लघु उत्तरीय में दिखाएंगे कि कितने क्वेश्चंस पीवाईक्यू से थे और जो नहीं है उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 महीना बचा है, जी जान लगा के पढ़िए क्योंकि रिजल्ट एक बार बनता है, बार बार बनने का चीज नहीं कि चलो आज सब्जी खराब बन गया तो उसको फेंक के दूसरा बना लिए, ऐसा नहीं होता है। रिजल्ट एक ही बार बनना है। अब कौन 1 साल और मेहनत करेगा, इसलिए 2 महीने की बात है, रगड़ डालो आराम से। उसके बाद ग्रेजुएशन अच्छी जगह से करेंगे, IIT जेईई नीट वगैरह निकालते रहेंगे। ठीक है, जो भी है वो तो सेकेंडरी चीज है। अभी आपका बोर्ड प्राइमरी है, तो अभी सारा कुछ छोड़ के बोर्ड पे फोकस कीजिए। तो सबसे पहले समझते क्यों जरूरी है 2009 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन जो आप वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, पूरा एक एक क्वेश्चन, हो सकता है 1-2 छूट गया लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हैं, तो उनको क्यों करना जरूरी, इसलिए कीजिए उसको। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक और द्वितीय के इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये ऑलरेडी कब पूछा है, 2019 से पूछा है, 2023 में तो पूछा ही है, 2019 से पूछा है। तो 19 जो अपना था उसके अंदर आपको पूछा, इसलिए ये ऑलरेडी वहां काफी डिस्कशन कर चुके हैं पीवाईक्यू के अंदर, तो वहीं की बात है। चलिए नेक्स्ट है आपका चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करे, इसका ऐसा इकाई और बीमा लिखे। ये भी आपको कब पूछा है, 2022 से पूछा है, तो दोबारा क्या पढ़ना, ऑलरेडी है ही। यदि आप लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज पीवाईक्यू जाके देखो पीछे का। तीसरा, मॉडुलन को परिभाषित करे, इसके प्रकार लिखे। ये भी 2015 और 17 में पूछ चुका है, ये भी आपको पीवाईक्यू के अंदर मिलेगा। तो बहुत सारे, मतलब हमने बोला ना 12 एज इट इज क्वेश्चन पूछे, इसलिए पीवाईक्यू के ऊपर फोकस कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कब पूछा है, 2018 में पूछ चुका है। कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको जो वीडियो है उसके अंदर आपको कंप्लीट इसको बताया गया। यहाँ तो आपको डायरेक्ट लिख दिया गया क्योंकि हमने पहले ही बोला आपको कि उन क्वेश्चंस पे चर्चा नहीं करेंगे जो ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है 2022 तक। ठीक है, जो 2023 से नया आया है उसकी बात करने वाले, टाइम बचना चाहिए ना। चलिए, ऑलरेडी ये 2019 से पूछ चुका है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन कब पूछा है, जाके वीडियो में देख लोगे, 2019 में इसको ही पूछा जा चुका है। ये भी मॉडल पेपर 2023 के अंदर। तो मॉडल पेपर अभी तो हमें नहीं मिला है, यदि आप लोग को मिल गया है तो हमें भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो मॉडल पेपर 2023 के अंदर एक ही क्वेश्चन ऐसा था 2 मार्क्स में जो पूछा गया था। तो ये आपके ऑलरेडी इसका ही क्वेश्चन वीडियो बना हुआ है। तो देखिए, जो भी क्वेश्चंस का वीडियो बना हुआ है सारे के सारे आप देखिए। ये नहीं कि क्वेश्चन बैंक देख लिए तो पीवाईक्यू 2023 वाला नहीं देखना है, 2023 का भी, मतलब पीवाईक्यू करें, मॉडल पेपर 2023 का भी देखिए, ओके, ऑलरेडी पूरा बना हुआ है। 2024 का जो ही मेरे पास आएगा तो हम उसका भी वीडियो देंगे आपको। ये भी क्वेश्चन कब पूछा है, 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन कंप्लीट 2019 में एज इट इज पूछा जा चुका है। ये 2014 के अंदर पूछा जा चुका है, कंप्लीट इसको समझा चुके हैं वहां। इस क्वेश्चन को, जब इस क्वेश्चन को हम बना रहे थे उस टाइम में बहुत सारे साल में कभी और गेट कभी नॉर गेट ऐसे करके पूछा गया था। तो हमने इसको कंप्लीट, जितने भी 5 गेट है, 5 गेट का कंप्लीट एक साथ बनाया है। ठीक है, तो वहां जाकर देखोगे 5 गेट अच्छे से समझ में आएगा। तो 2018 में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है, कुछ इस टाइप से आपको पूरा वहां बताया गया है। चलिए, ये पूछा गया फोटो सेल क्या होता है, ये 2023 के लिए नया कुछ क्वेश्चन है। तो इस फोटो सेल का मतलब होता है जो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है, उसी को क्या कहते हैं, फोटो सेल कहते हैं। तो कह सकते हैं फोटो सेल फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फोटो सेल इस सिद्धांत पर काम करता है कि जब भी पर्याप्त ऊर्जा के फोटोन सतह से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़ देता है। इस प्रकार प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मतलब जो ही लाइट एनर्जी आया टकराया, लाइट के साथ क्या चलता है आपको पता है क्या, फोटोन। ठीक है, तो इससे टकराया तो इसको सरफेस को एनर्जी मिलता है, तो सरफेस के पास वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर कूद जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मोशन को ही तो करंट कहते हैं। ठीक है,
इसके उपयोग की बात करें तो इसके उपयोग क्या आता है, फोटो सेल प्रकाश तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, प्रकाश की तीव्रता को। दूसरा, अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जो अंतरिक्ष स्पेस क्राफ्ट होते हैं उसमें जो बिजली की सप्लाई होती है, विद्युत की सप्लाई होती है, वो किसके द्वारा होता है, फोटो सेल, मतलब बड़े बड़े सेल, मतलब देखो ना बड़े बड़े क्या रहते हैं, छतरी टाइप के रहते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में बहुत इजी, इसको भी यदि हम काउंट करें तो ऑब्जेक्टिव में कई बार आपको पूछा जा चुका है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसका हमको जहां तक ध्यान में आ रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो ऑलरेडी यदि मानते हैं तो ये भी PYQ के ही अंदर आता है। फिर भी इसको देखते हैं क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब R बराबर कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर, गोले पर इतना आवेश है, मतलब Q बराबर कितना 31.41 माइक्रो कूलम। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, Q बाई A, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। तो यहां तो चलिए एरिया रेडियस पता है, त्रिज्या पता है, तो इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻⁻² मीटर, और ये माइक्रो कूलम में दिया है अपने को, तो कूलम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 31.41 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्यू तो पता है, एरिया नहीं पता है, क्षेत्रफल नहीं पता है, तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई 4πr²। गोले का क्या होता है 4πr² होता है ना, तो चलिए, तो 4 पाई और r के जगह पे कितनी है वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाता है 0.03141, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। ओके, तो आपको क्षेत्रफल निकल गया, एरिया निकल गया, चार्ज पता है, तो अपने को पता है क्या हो जाएगा Q बाई A। Q की वैल्यू कितनी 31.41 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.03141, ये कूलम्ब और ये हमारा क्या चीज मीटर स्क्वायर। अब इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 31.41 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं 31.41 इंटू 10⁻⁻3। अब चूंकि 3 लड्डू से इसको 1000 से गुना करोगे तो क्या होगा, 3 लड्डू ये पीछे जाएगा, तो अब गुना किया तो भागा भी करना पड़ेगा, भागा का मतलब 10⁻⁻3 से गुना कर दिए, ये हो गया बराबर, इसको इतना को इतना लिख सकते हैं। अब इसको करेंगे तो क्या, ये से ये साफ, ये बच गया 10⁻⁻3 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आसान था, ऑलरेडी फॉर्मूला पूछ ही चुका है, यूनिट पूछ ही चुका है, तो सिर्फ पुटिंग द वैल्यू था। चलिए, धारा घनत्व तो क्या होता है, धारा घनत्व सिंपल सा होता है धारा बटा क्षेत्रफल, एकदम सिंपल फॉर्म में यदि कहते तो ऐसे यदि अच्छे से लिखोगे तो एकांक काट क्षेत्रफल के अविलंबवत दिशा में प्रवाहित धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, यह एक सदिश राशि है तथा इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है, मतलब करंट क्या बोल सकते हैं, जो धारा की दिशा होती है उसी दिशा में धारा घनत्व की भी दिशा होती है। ये एक सदिश राशि है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखते J=A। I मतलब धारा और A मतलब क्षेत्रफल। अब यदि आवेश के प्रवाह की दिशा क्षेत्रफल के अविलंब से थीटा कोण बनाती है, क्षेत्रफल का अविलंब है इसके साथ थीटा कोण बनाती है, तो धारा घनत्व हमारा क्या हो जाएगा, उस टाइम में हो जाएगा I/AN। मतलब इसको धारा घनत्व की दिशा में लिखोगे तो क्या है, किसी के साथ थीटा लगा तो क्या लिखते हैं उसको A cos थीटा, तो A cos थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यदि इसकी इकाई की बात करते हैं तो धारा का क्या होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी इकाई लिखी जा सकती है। तो ये हमारा हो गया, यदि धारा की दिशा एरिया की दिशा में होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट I/A लिख देंगे। यदि एरिया यहां देखोगे तो कैसा है, थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है, थोड़ा सा एरिया क्या है टिल्ट है, जिसके वजह से हम क्या कह सकते हैं, इसको थीटा के साथ करके आप धारा की दिशा में ले आए तो क्या हो जाएगा हमारा A cos थीटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक 2 शर्तें क्या होती है। व्यतिकरण पढ़े हैं, ब्राइट और डार्क फ्रिंज वाला कहानी, उसके अंदर क्या है हमारा कि आवश्यक शर्तें, ऑलरेडी व्यतिकरण क्या होता है ये ऑलरेडी आपको पूछा जा चुका है किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर, चाहे वो 2 मार्क्स में हो चाहे वो अपना 5 मार्क्स के अंदर हो। तो
दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम मतलब ऊंचाई क्या होनी चाहिए? समान, लगभग समान या बिल्कुल समान होनी चाहिए। दूसरा कह सकते हैं दोनों तरंगों को एक ही दिशा में चलनी चाहिए। मतलब ये जो कहानी चली है ना, ये है हमारा दो तरंगे, एक यहां से एक यहां से, ठीक है, इस दोनों की बात हो रही है। एक ही दिशा में चलनी चाहिए, दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए? काफी पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब कंडीशन अपने को कितना पूछा गया था? 2 शर्त पूछी गई थी, अपने 4, आप 2 याद रखो। आवृत्ति समान होनी चाहिए, आयाम समान होने चाहिए, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग क्या है? ये भी आपसे नहीं पूछा गया है कभी। कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है किसी भी जीवाश्म, ठीक है, किसी भी पत्थर वगैरह की उम्र को पता करने के लिए, आयु पता करने के लिए। एकदम आसान सा चीज है। तो कह सकते हैं अति प्राचीन वस्तुओं की आयु जानने के लिए एक विधि जिसमें उन वस्तुओं में विद्यमान कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापा जाता है, कार्बन डेटिंग या तिथि निर्धारण कहलाता है। ओके, इसमें सिर्फ पत्थर की ही आयु नहीं पता चलती, बल्कि बाल, ये अपना सर का बाल, कंकाल, चमड़ी आदि की भी क्या होती है? कार्बन डेटिंग होती है, और इससे उनकी भी आयु पता चलती है, ठीक है। मतलब सीधा सीधी बात है, कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है किसी भी वस्तु की आयु को पता करने के लिए। कार्बन डेटिंग के से करीब लगभग 50,000 साल पुरानी चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है। मतलब किसी का उम्र 50,000 साल है तो उसकी भी पता लगाया कि वो भाई 50 साल का है या नहीं है। अपन तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है 18 में और 10 में, ये पूरा आपको बताया जा चुका है। रे ऑप्टिक्स जब वीडियो होगा उसके अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट हमारा व्हाट विल बी द पाथ फॉलोड बाय द चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील आवेशित कण का मार्ग कैसा होगा? चलिए पहले तो समझ लेते हैं, उसके बाद भावनाएं तो लिखी हुई है ही अपनी। चलिए ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र मान लो, और इसी के अनुदिश कोई आवेश जा रहा है। इसका मतलब है कि कोई चार्ज है, उसके ऊपर वेग की दिशा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मतलब बी की दिशा में है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है Q V क्रॉस B, ठीक है। अब V क्रॉस B को क्या लिख सकते हैं? V साइन थीटा। थीटा का मतलब V और B के बीच बनने वाला कोण। अब V भी उसी दिशा में जिस दिशा में B है, तो मतलब दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। अनुदिश मतलब उसी दिशा में या उसके विपरीत दिशा में भी कह सकते हैं। तो थीटा कितना होगा? 0। तो हम कह सकते हैं जब आवेश कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो थीटा बराबर कितना होता है? 0 डिग्री। अब चूंकि साइन के अंदर थीटा है और थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो साइन 0 कितनी होती है? 0 होती है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा? 0। इसका मतलब ये है कि मान लो हम ऐसे जा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई बल लगाने वाला बहादुर नहीं है, तो हम जैसे जा रहे थे वैसे ही जा रहे हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र सीधी रेखा में है तो जो आवेश होगा वो भी सीधी रेखा में ही जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा है। यदि लगता तो उसकी दिशा बदलती, अदरवाइज सीधी जाएगी। तो कह सकते हैं इस प्रकार आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करता है, ठीक है। जैसा चुंबकीय क्षेत्र वैसा आवेशित कण, यानी सीधी रेखा में गति करेगा। उम्मीद है ये समझ पाए होंगे। छोटी सी कहानी, फॉर्मूला यूज करो, सारा कुछ दिमाग में चलेगा। चलिए ये पूछ रहा है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस स्थिति में अधिक होती है? देखिए सूक्ष्मदर्शी की ये हम सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की यदि बात करोगे आप, तो m बराबर हम लोग जानते हैं बीटा बाई क्या चीज? अल्फा, या कह सकते हैं d बाई यू। इसी को जब आप लिस्ट डिस्टेंस के लिए बात करते हैं, कब? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी बाई एफ। कब ऐसा आता है? जब आप लेंस फार्मूला को लगा के इसको सॉल्व करके लेंस फार्मूला लगाते हैं और इसको निकालते हैं लेंस फार्मूला से लिस्ट डिस्टेंस के लिए, तो हमारा ये वाला फार्मूला था 1 प्लस कैपिटल डी बाई एफ। और यदि प्रतिबिंब कहां बन रहा हो? अनंत पे, उससे हमारा फार्मूला क्या होता है? एम बराबर डी बाई एफ। तो 1 प्लस डी बाई एफ बड़ा होगा या डी बाई एफ बड़ा होगा? स्वाभाविक सी बात है डी बाई एफ बड़ा होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये कब आता है? जब वस्तु न्यूनतम दूरी का कहा गया प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रहेगा। सिंपल सी बात है। तो क्या रहा अधिकतम कब होती है? तो कह सकते हैं जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, इस स्थिति में आवर्धन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आप कहोगे ये सब कहां से आया, तो ये आप ऑलरेडी अपने
सरल सूक्ष्मदर्शी जब पढ़ोगे तो पूरा डिटेल आपको वहां बताया गया होगा। ठीक है, तो अपन को जो पूछा उतने ही पे रहते हैं। चलिए बात करें ट्रांजिस्टर का अल्फा और बीटा पैरामीटर क्या होता है, इसमें क्या संबंध है। ये भी क्वेश्चन किसी न किसी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। ओके, तो कह सकते हैं संग्राहक धारा तथा उत्सर्जक धारा, मतलब संग्राहक धारा कलेक्टर और एमीटर मतलब उत्सर्जक धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है, अल्फा। उसी तरीके से कलेक्टर मतलब संग्राहक धारा और बेस मतलब आधार धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, बीटा। और इस दोनों के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा बाई बीटा प्लस अल्फा। तो ये कैसे आता है, ये भी आप लोग को ट्रांजिस्टर के अंदर पढ़ाया जा चुका होगा, मतलब सेमीकंडक्टर जब पढ़े होगा अर्धचालक, उसके अंदर ये सारी चीजें पढ़नी है। तो अपने को जो पूछा गया इतना ही पूछा गया, दोनों के बीच जो संबंध है वो संबंध लिखिए और दोनों अल्फा और बीटा क्या है इसके बारे में बताइए। तो ये आपका 20वां क्वेश्चन। और चाहे तो आप वहां पे इमेज बना सकते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसा होता है उसके बेसिस पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतने क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे 2023 में, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से अप्रॉक्स कितने 12 क्वेश्चन एट इट इज पूछा गया है पीवाईक्यू से 9 से 2 के 22 तक में। ठीक है, और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग, ठीक है, आप उसको बना सकते थे यदि आप अच्छे से पढ़ के जाते तो अपने को बनाना तो 10 ही था ना। यदि एच 12 भी पूछा तो भी 10 बना के क्यों नहीं पूरा मार्क्स उठता। इसलिए कहते हैं बार बार अब समय नहीं है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ो, कम से कम भी पढ़ो तो पीवाईक्यू पढ़ो, अपने लिए नहीं तो अपने गार्जियन के लिए पढ़ो, अपने टीचर के लिए पढ़ो। ओके, थोड़ा सा मेरे लिए भी पढ़ लो। ओके, चलिए तो ये हो गया अपना 2 मार्क्स वाले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 5 मार्क्स के। और 5 मार्क्स में हमें जहां तक ध्यान में आया कि 4 क्वेश्चन एज इट इज प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। ठीक है, जिसमें 3 ही बनाने थे, 4 या 5 पूछे गए। वो तो जब वीडियो आएगा तब देखोगे आप। ओके, तो सब तो पीवाईक्यू से ही पूछ रहा था, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, शुरू कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।